वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज? क्या कर रहे थे कल? क्या पढ़ा था? और उसकी प्रैक्टिस किस किस ने की है? ये चीज़ें सारी हो गई थी, अरेज भी हो गई हैं, और हमने वेरिएबल के नेमिंग रूल्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है। हाँ जी, आज ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है, तो इसको देखते हैं आज डिटेल के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं और कैसे कैसे उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में पहले, ऑपरेटर्स जैसे हमने मैथ के अंदर पढ़े थे वैसे ही ऑपरेटर्स हम पीएचपी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कॉन्स्टेंट्स को जो है उनके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर हमने वेरिएबल्स के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिंपली जो है वो उनके ऑपरेटर साइन जो है वो यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद वो होता है अपना रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड लॉजिकल कमांड्स दैट एज such as plus minus multiply and divide. PHP looks a lot like plain arithmetic. For instance, the following statements outputs 8। इसका मतलब क्या है कि इको करवा रहे हो आप 6 जमा 2, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जवाब में 8 देगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को जमा कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप वेरिएबल्स को जमा करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सात सात चीज़ें जो हैं वो आप लोग परफॉर्म करके देख सकते हैं सिंपली। ये तो अब सिंपल सी चीज़ है ना आप लोगों के लिए। ठीक है, 90 + 32 कर दिया तो उसको लोकल होस्ट पे देख लेते हैं। इसी तरह हमने अब वेरिएबल्स को देखना है। ठीक है, बैच 10 है और हमारा फाइल का नाम है index.php।
ठीक है, तो उसने ऐड करके जो जवाब है वो हमें दे दिया। इसके अलावा अगर हमने जैसे कल एक एग्जांपल पढ़ी थी इसकी, कि अगर हम इस तरह करना चाहते हैं कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ $x, ठीक है, और इज इक्वल टू सम नंबर एंड $y इज आल्सो इक्वल टू सम नंबर, और उसको सेमीकोलन करके मैं यहाँ पे $z ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं असाइन करवाता हूँ वैल्यू किस किस की, $x प्लस $y। डॉलर साइन लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल्स को प्लस और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 9 + 32 इको करवाने की बजाय मैं $z की जो वैल्यू है उसको इको करवा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, x और y को जमा करेगा और उसकी वैल्यू z में स्टोर करवाएगा। z एक वेरिएबल नया बनाएगा और उसको हम जो है वो इको करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और जो चीज़ें हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हमने पढ़ना है। इसको मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने सिर्फ माइनस कर देना, तो माइनस किया करेगा वो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक का साइन है, वो आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई कर देगा। फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए मैं इसका हिंसा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इसको। डिवाइड के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश यूज होती है, तो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, उसको हम परसेंटेज के साइन से शो करते हैं, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी इसका जवाब आ रहा है 0। वो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 123 को, ये जो 246 है, हम इसको डिवाइड करते हैं 123 पे, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब 123 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो पूरा पूरा 246 आएगा, ठीक है। और बाकी जितनी जितनी रकम बचेगी उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। उस रिमाइंडर वैल्यू को हम जी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं और वो जी को आउटपुट करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता हूँ, 246 की बजाय 249 कर देता हूँ मैं इसको, तो फिर क्या होगा, 123 डिवाइड होगा 246 आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, पीछे जवाब क्या रह जाएगा, 3। तो उस 3 को ये यहाँ पे आउटपुट में शो करवा देगा। इसी तरह अगर ये 250 कर लेते हैं तो फिर ये 4 हो जाएगा। बाकी जो रकम बचती है डिवाइड करने के बाद उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो साइन है वो परसेंटेज का साइन यूज किया जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। यू कैन यूज देम फॉर द मेन 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, एज वेल एज टू फाइंड अ मॉडुलस, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। रिमाइंडर आफ्टर अ डिवीजन, डिवीजन करने के बाद जो बाकी रकम बच जाती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। एंड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ वैल्यू, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है तो उसको भी हम जो है वो लेके चल सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर कैसे सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अभी हम $x ले रहे हैं एक, और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 10 की, ठीक है। निचली लाइन में मैंने लिखा $x प्लस प्लस और सेमीकोलन लगा दिया, $x प्लस प्लस और सेमीकोलन लगाया, नीचे मैंने इको करवा दिया इसी x को, $x। अब क्या होगा, x के अंदर पहले 10 की वैल्यू स्टोर की जाएगी, x प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो डबल टाइम्स 2 टाइम्स जो है वो प्लस प्लस लगाया उसने। ये क्या करेगा, x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको इंक्रीज कर देगा बाय 1, एक जो है वो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इसको इको करवाऊंगा तो जो देखते हैं जवाब क्या आ रहा है हमारे पास। ये आ गया 11। क्यों, क्योंकि ये पहले 10 था और इसने 11 कर दिया, और ये अगर मैं इसको प्लस प्लस की बजाय माइनस माइनस कर लेता हूं तो ये एक का डिक्रीमेंट कर देगा। खास तौर पे ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आपकी लूप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हर दफा हमने लूप को एक का इंक्रीमेंट दे के या 2 का या 10 का इंक्रीमेंट दे के हमने इन चीजों को लेके चलना होता है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, और देन हम जब मूव ऑन करेंगे अपनी लूप्स, फंक्शंस
और क्लासेस की तरफ, तो फिर वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होंगी और फ्रीक्वेंटली जो है वो इनका इस्तेमाल हम लोग वहां पे कर रहे होंगे। अच्छा, एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स का होना लाजमी है कि एक्स और वाई दोनों होंगे तो प्लस होगा, इसका मतलब प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। और कुछ ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब यह है कि उसके लिए हमें सेकंड ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेंड क्या होता है? जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं हम। एक्स के ऊपर एक्स को ऐड कर रहे हैं हम वाई के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये दोनों का होना जरूरी है अगर आपने एडिशन करनी है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही है। मल्टीप्लिकेशन भी दो लोग होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करोगे ना। डिवाइड के लिए भी ऐसे ही है, दो लोग होंगे तो उनको आपस में डिवाइड करोगे। लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर है उसके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड का होना ही काफी होता है। जैसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक्स के अंदर ही इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स की पहले कुछ वैल्यू थी उसके अंदर ही इंक्रीमेंट करके हमने उसको इंक्रीज बाय 1 कर दिया, इंक्रीज बाय 2 कर दिया, इंक्रीज बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं आप लोग इस तरह लेके चल सकते हैं और इनको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और ये जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो ये जो है ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। अब ये हो गए ना सारे के सारे, इनमें से कोई रहता तो नहीं है? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस भी पढ़ लिया जिसको हमने कहा कि ये रिमाइंडर होता है, और एडिशन ये सॉरी इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है। दीज ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट वैसे हम पहले इससे कर चुके हैं कि हमने 10 को असाइन करवाया था एक्स के अंदर, 250 को एक्स में, 123 को वाई में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये एट द सेम टाइम असाइनमेंट भी कर रहा है और एट द सेम टाइम जो है वो इंक्रीमेंट भी कर रहा है। तो उसको देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। They start with a very simple equal to and move on to plus equal to, minus equal to, and so on. The operator plus is equal to adds the value on the right side to the variable on the left instead of totally replacing the value on the left. Thus, if $sign counts starts with the value 5, the statement this sets $sign count to 6. अच्छा, ये क्या करेगा? ये इसने सिंपल लिख तो दिया है यहाँ पे हम नए वेरिएबल्स बना रहे हैं और उनके साथ हमने काम करना है। $, लेट सपोज काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। उस $, काउंट को मैंने कोई वैल्यूज जो है वो स्टार्ट में असाइन कर दी, वो थी 5, ठीक है। फिर मैंने उसके साथ जो सलूक किया वो ये था कि $, काउंट इज इक्वल टू $, काउंट प्लस 1, ठीक है। ये इतना सा काम मैंने उसके साथ जो है वो किया। इससे क्या होगा? मैं नीचे इको करवाता हूँ इसको। किसको भला? $, काउंट को। तो देखते हैं क्या आता है। जवाब आ गया 6। वाई 5 काउंट के अंदर असाइंड था, काउंट के अंदर एक जमा किया, जो जवाब आया 6 आया, उसको दोबारा से काउंट के अंदर ओवरराइड करवा दिया गया और उसी काउंट को इको करवा दिया। इसको छोटा करके लिखने का भी एक तरीका है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और वो स्टेटमेंट है $काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा चेक करते हैं। तो इससे भी जवाब जो है वो हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, 5 के अंदर ये जो $काउंट की ऑलरेडी वैल्यू थी उसके अंदर एक को जमा कर रहा है और अगेन काउंट के अंदर ही स्टोर करवा रहा है उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू। इससे फायदा ये होगा कि पहले हम ये x माइनस माइनस या फिर हम x प्लस प्लस करते थे ना,
तो ये x माइनस माइनस या x प्लस प्लस सिर्फ एक का इंक्रीमेंट करता था। लेकिन हम यहाँ पे चाहें तो बेशक 10 का इंक्रीमेंट कर लें, बेशक 20,000 का इंक्रीमेंट कर लें, बेशक 1 लाख का इंक्रीमेंट कर लें। तो इस स्टेटमेंट के जरिए एट द सेम टाइम हम इस डॉलर साइन काउंट के अंदर जो भी इसकी ऑलरेडी वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 10, और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसको अगेन काउंट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो आप देखें इसकी जवाब जो है वो 15 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये चीजें थोड़ी सी जो है वो हमें सीखनी है कि किस तरह हम नंबर्स के साथ पहले खेल सकते हैं, ताकि उन नंबर्स के साथ खेलना सीख के देन हम अपनी लूप्स और फंक्शंस और क्लासेस की तरफ मूव ऑन कर सकें। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ना, मैं अगर इस स्टेटमेंट को, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसको बड़ा करके लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये ऐसे। ठीक है, कि $5 है, उसके अंदर डॉलर साइन काउंट के अंदर 5 जमा किया, 5 और 10 15 हो गए, उसको दोबारा काउंट के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों का एक ही मतलब है। छोटा करके हम उसको इस तरह लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो ये चीजें क्लियर है आपके। डॉलर साइन काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब है डॉलर साइन काउंट के अंदर पहले जमा करो एक, और उसकी जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू आती है वो काउंट के अंदर स्टोर करवा दो। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अच्छा, ये सिर्फ जमा के लिए नहीं है, ये माइनस के लिए भी है, ये मल्टीप्लाई के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस की बजाय माइनस लिख देते हैं तो क्या करेगा, 50 में से 10 माइनस करेगा, और जो उसकी डिक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो उसको उसके अंदर असाइन कर देगा। तो 50 जो है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, इसमें वो माइनस कर रहा है, इसमें अगेन से 10 जमा कर रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया इसको तो अब देखिए वो 40 कर दिया उसने, 50 में से 10 को माइनस किया और अब इको कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, तो वो 500 कर देगा, डिवाइड करेंगे तो 5 कर देगा, और फिर उसके बाद मॉडुलस भी ले सकते हैं आप लोग इसका। ठीक है, वो जीरो आएगा क्योंकि 50 जो है वो पूरा पूरा 10 पे तकसीम हो जाता है और कोई चीज बाकी नहीं बचती, जीरो बचता है। इस वजह से उसका मॉडुलस जो है उसने वो जीरो दिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंपैरिजन ऑपरेटर को करने से पहले हम जो है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीजों को आपस में, दो नंबर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो वो या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, या फिर छोटा होता है, या फिर वो आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। इन तीन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती। या तो वो नंबर एक दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या फिर छोटा होगा, या फिर वो एग्जैक्टली इक्वल टू हो। अब इन ऑपरेटर्स के जरिए कि हमने कंपेयर कैसे करना है इन चीजों को आपस में, हमने जो है कुछ स्टेटमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा, आप लोगों ने उसको समझने की कोशिश करनी है। मैं दोबारा से आप लोगों को उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं बताता रहूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा एक इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे इससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, $x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन देनी है इस ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन क्या होगी, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए देंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो है वो स्टेटमेंट लिखी कि इफ $x इज ग्रेटर देन 7। तो ये जो कोड आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ये वो कोड होगा जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगा। ट्रू फॉल्स तो पढ़े थे ना हमने। इको करवा दो आई लव पाकिस्तान। अच्छा जी, ठीक है, यहां तक क्या सीखा हमने,
कि एक वेरिएबल है 10, उसको असाइन कर दिया और नीचे कंडीशन एक लगा दी कि इफ, नाम से जाहिर है कि अगर ये x 7 से बड़ा है तो फिर ये तुमने इको करवाना है आई लव पाकिस्तान। इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, आप इसके अंदर इको कुछ और भी करवा सकते हैं, कुछ और कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कोई लूप चला सकते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे, और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस आप लोग बना सकते हैं कि अगर इसके मार्क्स जो है वो 90 अबव है तो इसका ए ग्रेड है, अगर इसके मार्क्स 80 से अबव है तो इसका बी ग्रेड है, 70 से अबव है तो सी ग्रेड है। तो इस तरह की ग्रेडिंग जब आप लोगों ने करनी होती है तो आप लोग इसको इन केसेस के हिसाब से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सिंपल सी एक जो है वो चीज है, वो ये है कि हमने यहाँ पे एक्स को वैल्यू असाइन की 10 की और कहा कि अगर तो ये एक्स 7 से बड़ा है तो ठीक है तुम इको कर दो आई लव पाकिस्तान। चेक करते हैं जरा आई लव पाकिस्तान प्रिंट होता है या नहीं। देखिए जी आई लव पाकिस्तान, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और यहाँ पे ये लिखा होता, मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, लेट सपोज मैं 6 कर देता हूँ, अब तो ये जो एक्स है ये 7 से बड़ा नहीं है, तो अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, अब वो प्रिंट आउट नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो भी कुछ ना कुछ लाजमी प्रिंट आउट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इफ के बाद एक एल्स का ब्लॉक बना लेता हूं। मैंने एल्स का कीवर्ड लिखा और दोबारा से करली ब्रैकेट्स जो है वो शुरू कर दी, और उन करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो है वो इको करवाया, कुछ इको करवाया कि आई हेट इंडिया। अच्छा, क्या होगा कि अगर कंडीशन, यहाँ पे मैं दोबारा से दे देता हूँ 10, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आई लव पाकिस्तान, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला ब्लॉक चलाना है बेटा तुम। ऑटोमेटिकली वो फिर इस ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा, इस ब्लॉक को स्किप कर देगा। ठीक है, तो जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। हमने उसको वैल्यू दी थी 10, तो 10 क्योंकि 7 से बड़ा इसलिए उसने इको करवा दिया आई लव पाकिस्तान। लेकिन अगर हम इसको वैल्यू छोटी दे के देखते हैं, कोई 7 से छोटी, तो 6 दी। आप चेक करते हैं क्या करता है, वो रिफ्रेश किया तो अब उसने आई हेट इंडिया ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट कर दिया और आई लव पाकिस्तान को वो जो है वो उसने स्किप कर दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ कोड्स बना सकते हैं और उन ब्लॉक ऑफ कोड्स के ऊपर खुद से कंडीशंस लगा के अपनी मर्जी से जिस ब्लॉक को चाहे हम एग्जीक्यूट करें और जिस ब्लॉक को चाहे हम छोड़ दें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग इनको जो है वो अपने एक तो नोट डाउन करते जाएं और साथ साथ जो है वो आपने इनको प्रैक्टिस करते जाना। मैं भी एग्जांपल्स भी आप लोगों से पूछूंगा, कोई एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा, फिर उसके बाद आपने उसको करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स हैं? इक्वल टू ऑपरेटर है। इसको जब हम डबल इक्वल टू बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दी, मैंने आपको बताया था सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो फिर किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर फिर इक्वल टू पीएचपी के अंदर क्या होता है। तो पूछा करो बेटा सवाल, ये सवाल भी मैं ही पूछूं और जवाब भी मैं ही दूं तो अच्छा नहीं लगता ना, वो मुहज्जिब तरीका नहीं लगता कि यार ये कौन सा टीचर है खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब बता देता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मेरा पाला उन लोगों से पड़ा है कि जो कुछ पूछते ही नहीं। ठीक है, कोशिश किया करें कि यार मुझे पहले पढ़ के आना पड़े आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सवाल पूछा करें और मुझे लगे कि नहीं यार मुझे पहले पढ़ना है जो मैंने कल को लेक्चर पढ़ाना है। ये तो मैं ऐसे ही मतलब मुंह उठा के आ जाता हूँ और तुम लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे मतलब जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश किया करें कि कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप लोग पूछें, और मुझे भी लगे कि यार मैं जो है वो लाशों को नहीं पढ़ा रहा, मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ और ये मेरे से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं और मुझे उसका कोई वैलिड आंसर भी देना है। ठीक है, तो अब जब मैंने आपको कहा कि जी x इज इक्वल टू 6 का मतलब ये नहीं है कि x 6 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 6 को हमने x के अंदर असाइन कर दिया। तो उस टाइम फिर आपको सवाल पूछना चाहिए था ना कि सर फिर इक्वल टू किधर जाएगा, इक्वल टू को हम कैसे लें? तो इक्वल टू को हम ऐसे लेंगे कि यहाँ पे जो डबल इक्वल टू का साइन है, डबल इक्वल टू का साइन किस लिए यूज होता है, ये चेक करने के लिए कि ये दोनों साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर हैं या फिर नहीं। कि इफ डॉलर साइन एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7 तो ये कर दो वरना ये करना। ठीक है, मैंने ऊपर एक्स की वैल्यू दी है 6, मैं यहां पे कहता हूं कि अगर तो ये एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 6 है तो आई लव पाकिस्तान प्रिंट आउट करो वरना आई हेट इंडिया प्रिंट आउट करना है तुमने। मैंने कहा जी ठीक है, चलें चेक करते हैं।
तो यहाँ पे देखें अब आई लव पाकिस्तान प्रिंट आउट हो रहा है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू थी 6 और यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए ये चेक किया गया कि क्या x के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 6 ही है, और अगर वो 6 ही है तो फिर बेटा तुमने आई लव पाकिस्तान इको करना है, वरना तुमने आई हेट इंडिया जो है वो इको करना है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन मिलेगा, ये है नॉट इक्वल टू का साइन, जिसको हम एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर इक्वल टू की बजाय इसको मैं नॉट इक्वल टू कर देता हूँ कि अगर x जो है वो 6 के बराबर नहीं है तो ये करो वरना ये करो। तो अब देखें क्या आना चाहिए, अब तो आई हेट इंडिया आना चाहिए ना। तो देखें आई हेट इंडिया आ गया। ठीक है, क्योंकि 6 तो 6 के बराबर है। फिर उसी तरह आप लोग ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू है जी 7, और मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन ये है, किधर गई कंडीशन, ये मैं ये कहता हूँ कि जी ये चेक करो कि क्या x जो है 6 के बराबर या 6 से बड़ा तो नहीं है। मैंने लफ्ज बोला है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, कि अगर 6 के बराबर है तो भी ट्रू, और अगर 6 से बड़ा है x तो भी ट्रू। इस इन दोनों के दरमियान में ना ये जो दो साइंस हैं ये वाले, इन दोनों के दरमियान में जो है चीज वो है और। ठीक है, और का मतलब क्या होता है कि अगर बड़ा है ये x 6 से तो भी इस कंडीशन को ट्रू करना है, और अगर ये 6 के बराबर है तो भी इस कंडीशन को आपने ट्रू करना है, वरना फॉल्स कर देना है। तो अभी x की वैल्यू कितनी 7, और मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर 6 से बड़ा है तो भी आई लव पाकिस्तान, और अगर 6 से 6 के बराबर है तो भी आई लव पाकिस्तान। हाँ, अगर 6 से छोटा है तो फिर तुम आई हेट इंडिया जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हो। तो मुझे अब बताएं कि ये इस सिनेरियो के अंदर आई लव पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा या फिर आई हेट इंडिया वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी, शाबाश। किधर गए सारे? इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा वैसे। ठीक है, आई लव पाकिस्तान, ओके। चलें जी, चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, गुड। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू को छोटा कर देता हूँ, अब 5 कर दिया ना, तो ये 5 जो है वो 6 के बराबर है, और ना ही ये 5 जो है वो 6 से बड़ा है। तो अब जो है वो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और वो है आई हेट इंडिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक चीजें हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं, और आगे जो है हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, जिसको हमने कंपैरिजन ऑपरेटर बोला, वो तो अब सब लोगों को क्लियर है ना। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैं अगर वर्ड की फाइल एक क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो इनपुट देनी है। इधर भी इनपुट है, दो इनपुट्स हैं इसकी,
और तीसरी जो है वो हमारी आउटपुट है। पहली इनपुट, पहली जो इनपुट है वो हमारी ट्रू। ये बचपन में आप लोगों ने सवाल किए थे। फिर ट्रू, और ये फिर फॉल्स, और यहाँ पे भी इसको भी हम फॉल्स करते हैं। अच्छा, इसको बाद में हम लोग जो है फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रू, इसको मैं बोल रहा हूँ फॉल्स, इसको फिर से ट्रू, और इसको फिर से फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो इस टेबल से पहले एक हेडिंग दे लेते हैं। और इसको हम बोल रहे हैं और गेट। और गेट पढ़ा था फिजिक्स के अंदर किसी ने? किसने पढ़ी है फिजिक्स? अच्छा जी, तो अब सब लोगों को नजर आ रहा है? हम्म। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए जरा। और गेट के अंदर ऐसा होता है कि आप लोग और है ना, मतलब या कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो हम ट्रू करेंगे। उसकी मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि एग्जांपल क्या हो सकती है। अगर हम रियल लाइफ से उसकी कोई एग्जांपल लेते हैं तो वो ये हो सकती है कि दोनों ट्रू है। इसको, इसकी मैं पहले आउटपुट लिख लूँ यहाँ पे। ये भी ट्रू और ये फॉल्स। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो दोनों ट्रू है, दोनों इनपुट्स ट्रू है, तो हमारी आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी। इन दोनों में से कोई एक भी इनपुट जो है वो ट्रू हो गई तो आउटपुट हमारी ट्रू है। ये इसी तरह ये है कि दोनों में से कोई भी इनपुट हमारी ट्रू होगी तो जवाब जो है वो ट्रू आएगा। लेकिन अब इन दोनों इनपुट्स में कोई भी ट्रू नहीं है तो जवाब हमारा जो है वो फॉल्स आएगा। अच्छा, अब अगर मैं रियल लाइफ से इसकी कोई एग्जांपल लेता हूं तो हम ये कहते हैं कि जी अगर ट्रेनर जो है नहीं आता तो ट्रेनर का कोई असिस्टेंट आना चाहिए क्लास लेने के लिए। ठीक है, ट्रेनर जो है वो बिजी है, या फिर लेट है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका जो असिस्टेंट है वो क्लास पढ़ा लेगा। अगर असिस्टेंट नहीं है तो ट्रेनर क्लास पढ़ा लेगा। तो दोनों में से किसी एक का होना जो है वो बहुत है स्टूडेंट्स के लिए कि वो असिस्टेंट से भी पढ़ सकते हैं, ट्रेनर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। तो ट्रेनर और ट्रेनर मतलब अगर दोनों ही आ जाते हैं तो फिर तो क्लास होनी है। और अगर ट्रेनर आ गया असिस्टेंट नहीं आया फिर भी क्लास होगी, और अगर असिस्टेंट नहीं आया ट्रेनर आ गया, या फिर ट्रेनर नहीं आया असिस्टेंट आ गया, तो फिर भी क्लास होगी। लेकिन इन केस अगर दोनों ही नहीं आते, ठीक है, तो फिर हमारी जो क्लास है वो नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, और पीएचपी के अंदर उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखते हैं जरा। यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दी गई है, ये देखें। इसी तरह मैं जरा इसको एंड गेट को भी आप लोगों को लगते हाथ बता देता हूँ। एंड गेट में ये होता है कि दोनों चीजों का ट्रू होना जो है वो लाजमी है ट्रू कंडीशंस के लिए। ठीक है, दोनों कंडीशंस का होना, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जो है वो लाजमी है। ट्रू और ट्रू तो ट्रू हो गया, लेकिन इसमें दोनों ट्रू नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, और ये तो फॉल्स है ही है क्योंकि दोनों ही इसकी जो इनपुट्स है वो फॉल्स है। तो एंड गेट में कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो इसको आप लोगों ने जरा जो है वो देखना है। उसके अंदर इसकी इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो ये है कि logical operators may at first seem a little daunting, but just think of them the way you would use logic in English. For example, you might say to yourself, if the time is later than 12 p.m. and earlier than 2 p.m., then have lunch. वो कहता है कि अगर वक्त जो है वो 12 बजे से बाद का हो चुका है और 2 बजे से पहले का है तो फिर ठीक है, आप लंच कर सकते हो। मतलब 12 बजे से 2 बजे के दरमियान में जो है वो लंच होगा। अब इसके अंदर दो कंडीशन है कि टाइम 12 से ज्यादा होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए। 12 से ज्यादा तो 4 भी बचते हैं,
और 2 से कम तो 8 भी बजते हैं सुबह के, तो उस टाइम तो हम लंच नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो है वो कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें एंड गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमें फोर्सफुली अपनी दोनों कंडीशंस को ट्रू रखवाना पड़ता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो जवाब हमें आउटपुट जो है वो ट्रू मिलेगी, वरना वो जवाब जो है वो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और इनको जो है हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है एक्सक्लूसिव और के नाम से ना, उसको भी देख लें जरा। इनके जो साइन है वो देख लीजिएगा, ये एंड का साइन है, एंड वैसे भी लिखे हैं आप लोग ए एंड डी एंड तो भी चलेगा। ये और का साइन है, दो लाइनें हैं खड़ी खड़ी सी, और ये जो है वो और का साइन है। ठीक है, नॉट का साइन, नॉट गेट क्या होता है कि उसने रिवर्स करना होता है आपके आउटपुट को, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। पीछे रह गया आपका एक्सक्लूसिव और, उस एक्सक्लूसिव और के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। एंड गेट और गेट तो मतलब बचपन से ही क्लियर है ना हमारे, अब उसके ऊपर तो बार बार बात करने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर कोई एग्जांपल्स आप लोगों के पास है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अब एक्सक्लूसिव और की बात करनी है हमने, यहां तक सब चीजें क्लियर। एक्सक्लूसिव और की तरफ चलते हैं जरा। अब यहाँ पे देखें, इसने जो एग्जांपल दी है एक्सक्लूसिव और की, उसको हम छोड़ेंगे, बस हम चीजें जो है वो पढ़ेंगे। वो क्या है, हम अपनी कोई एग्जांपल उसके अंदर से निकाल लेते हैं। द मोस्ट अनयूजुअल ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज एक्सक्लूसिव और, which stands for exclusive OR and returns a true value if either value is true. ठीक है, but a false value if both inputs are true और both inputs are false। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जब दोनों इनपुट्स आपकी सेम होंगी, एक जैसी होंगी, तो इसका जो जवाब है वो फॉल्स आएगा। आ जाए जरा, दोनों इनपुट्स एक जैसी हैं, ट्रू और ट्रू, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, फॉल्स। और दोनों इनपुट्स यहाँ पे भी फॉल्स और फॉल्स दोनों एक जैसी हैं, तो यहाँ पे भी फॉल्स, बाकी सब ट्रू, इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू। ले जी, ये है आपका एक्सक्लूसिव और का टेबल, छोटा सा मैंने बना दिया, और ये सारी चीजें निचोड़ के आप लोगों को बता दी कि क्या होता है एक्सक्लूसिव और क्या होता है। यहाँ पे मैं अगर एक्स और कर देता हूँ इसको, एक्स और, उसके जरिए क्या होगा कि अगर दोनों आपकी इनपुट्स एक जैसी होंगी, यानी कि दोनों या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो जवाब आपका फॉल्स आएगा। और अगर आपकी जो इनपुट्स है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, उनकी जो नीश है वो डिफरेंट है, एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो जवाब ट्रू आएगा। एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है, तो जवाब जो है वो ट्रू आएगा। इसको याद रखने के लिए ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता होता हूँ कि आप लोग घरों पे सब लोग चाय बनाते हैं, और चाय में आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी वाली चाय होती है, और शक्कर वाली भी चाय होती है, शक्कर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इन केस चीनी डाल रहे हैं और शक्कर नहीं डाल रहे, तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपने यहाँ से देखें चीनी डाल दी और शक्कर नहीं डाली, तो अच्छी चाय बनेगी। और अगर चीनी नहीं डाली, शक्कर डाल दी है, या शक्कर नहीं डाली तो चीनी नहीं, दोनों में से एक चीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो चाय है वो अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही डाल दी, चीनी भी डाल दी और शक्कर भी डाल दी, इसका मतलब अच्छी चाय नहीं बनेगी, मतलब कुछ ज्यादा मीठा हो जाएगा। या फिर अगर दोनों ही नहीं डाली, ना चीनी डाली है और ना ही आपने जो है वो शक्कर का इस्तेमाल किया है, तो फिर वो चाय जो है वो फीकी बने। तो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों को इन टेबल्स को, इन गेट्स को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग जब इनको प्रोग्रामिंग के अंदर, पीएचपी के अंदर यूज करें, तो आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो कि एक्सक्लूसिव और जो है वो करने के वाला है हमारे काम के साथ, हमारी चीजों के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल इतनी सी बात याद रखें कि एक्सक्लूसिव और उस केस के अंदर फॉल्स होता है जब हमारी दोनों इनपुट सेम होती है। ठीक है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज, और आगे चलते हैं हम। वेरिएबल असाइनमेंट हम लोग दोबारा से एक दफा डिस्कस करते हैं, और डिटेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो ठीक है, फिर आगे चलें। सर शुगर फ्री होगी फिर? हाँ जी बिल्कुल, वो शुगर फ्री हो जाएगी। वो फिर डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा मौजू है, लेकिन हम लोग जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है,
उनके लिए जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, नहीं पी सकते बहुत सारे लोग। अच्छा जी, वेरिएबल असाइनमेंट जो है आप लोग पहले भी कर चुके हैं कि वैल्यू कैसे असाइन करते हैं हम किसी वेरिएबल को। तो द सिंटैक्स टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज ऑलवेज वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू जो भी है उसको राइट साइड पे लिखते हैं, इज इक्वल टू का साइन असाइन करता है, और इधर वेरिएबल होता है विद डॉलर साइन। और टू रीअसाइन द वैल्यू टू अनदर वेरिएबल इट इज अदर वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल। ये भी हमने किया था कल कि किसी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू वेरिएबल भी पास ऑन कर सकते हैं। देयर आर अ कपल ऑफ अदर असाइनमेंट्स ऑपरेटर दैट यू विल फाइंड यूजफुल। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डॉलर साइन एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो भी वैल्यू थी, लेट सपोज 10 थी ऑलरेडी या 20 थी ऑलरेडी, तो प्लस इज इक्वल टू 10 ने क्या किया, उस 20 को 30 कर दिया, 10 जमा कर दिया, और वो 30 जो है दोबारा से एक्स के अंदर ओवरराइड हो गया, और अब एक्स की वैल्यू जो है वो 30 है, which tells the PHP parser to add the value on the right. In this instance, the value 10 to the variable dollar sign x. Likewise, we could subtract as follows. वो कहता है जैसे आप प्लस कर रहे हो वैसे ही आप लोग माइनस भी कर सकते हो, और ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आ जाती है इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। एक चीज होती है पोस्ट फिक्स और एक होती है प्री फिक्स, कि हमने पहले इंक्रीमेंट करना है या पहले वैल्यू को असाइन करना है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसको जरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लें कि पहले हमने वैल्यू को असाइन करना है या फिर पहले हमने वैल्यू जो है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। Adding or subtracting one is such a common operation that PHP provides special operators for it. You can use one of the following in place of plus is equal to and minus is equal to operators। कि आप प्लस प्लस एक्स यूज कर लें या फिर माइनस माइनस एक्स यूज कर लें, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। इन कंजंक्शन विद टेस्ट, वो कहता है जब इस ऑपरेटर को आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ या इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कंपैरिजन करते हुए चेक करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे ना हमने। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। यू कुड यूज द फॉलोइंग कोड। अब ये क्या है, इफ प्लस प्लस एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये एग्जैक्टली इक्वल टू का साइन है। अगर वो 10 के इक्वल है तो फिर आपने इको करना है एक्स को। अब ये क्या हो रहा है, दिस टेल्स PHP टू फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है एक्स की जो भी वैल्यू है पहले उसके अंदर वो इंक्रीमेंट करेगा और उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को चेक करेगा कि आइदर वो 10 के बराबर है या फिर नहीं है, एंड देन टेस्ट वेदर इट हैज द वैल्यू 10। इफ इट डज, अगर वो बराबर हो जाती है, देन आउटपुट्स इट्स वैल्यू, तो इको करवा दो उसको। बट यू कैन आल्सो रिक्वायर PHP to increment or in the following example decrement a variable after it has tested the value। वो कहता है अगर हम ये चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट बाद में करे, पहले वैल्यू चेक कर ले कि वो जो पुरानी वैल्यू एक्स के अंदर ऊपर हमने असाइन कराई थी वो 10 के बराबर है या नहीं, उसके बाद इंक्रीमेंट करे एक्स के अंदर, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस प्लस हमने पहले लिखा है एक्स से, इसको हम बाद में लिखेंगे कि अगर y के बाद प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस लिखेंगे तो ये y पहले कंपेयर होगा इस जीरो के साथ कि क्या y की जो ऑलरेडी इसके अंदर इनिशियल वैल्यू पड़ी है वो जीरो ही है। अगर जीरो है तो ठीक है, उसको फिर तुमने इको कर देना y को, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें y के अंदर एक का डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग इस तरह लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स बोलते हैं कि आप लोग खुद से ये निशानी रखें कि अगर ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आ रहा है तो पहले इंक्रीमेंट करना है, और अगर पहले वेरिएबल आ रहा है तो फिर पहले टेस्ट कर लो, फिर पहले चेक कर लो कि क्या ये जो y है ये जीरो के बराबर है या फिर नहीं है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं और खुद से करने की कोशिश करते हैं उसको। अच्छा जी, वापस आए। यहाँ पे हमने बात की कि हमने जो है वो एक वेरिएबल है डॉलर साइन एक्स के नाम से, उसको हमने जो है वो 100 कर दिया उसकी वैल्यू को, और यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ प्लस प्लस डॉलर साइन एक्स इज इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इज इक्वल टू 101, देन आप इको करवाओ डॉलर साइन एक्स।
ठीक है, या द वैल्यू ऑफ एक्स इज, नहीं मैंने इसको कुछ इस तरह कर दिया, और यहां पे मैं एक एल्स वाला ब्लॉक भी बना लेता हूं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इको करवा दो, वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीमेंटेड, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स इज टेस्टेड फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंटेड। नहीं जी, यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप लोगों को सामने नजर आ रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले x की वैल्यू है 100, चेक किया जा रहा है कि प्लस प्लस x करके देखो, x की वैल्यू प्लस प्लस की जाएगी, मतलब एक का इंक्रीमेंट किया जाएगा, 101 हो जाएगी, 101 101 के बराबर है ये नहीं, और देन तुम इको करवा दो वैल्यू ऑफ x इज दिस, जो भी उस टाइम पे x की वैल्यू है वो तुम इको करवा दो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो फिर तुमने इस ब्लॉक को स्किप करना है और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है कि इको करवाओ वैल्यू ऑफ एक्स इज टेस्टेड फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंटेड। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज 101। इसका मतलब ये है कि पहले 100 के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है तो फिर वो 101 के बराबर हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई और फिर ये चीजें जो है वो आगे लेके चले। हम अगर इसी प्लस प्लस को पहले लगाने की बजाय यहां पे लगा देते, ठीक है, यहां पे हमने जो है वो अगर लगा देते तो फिर क्या होना था, फिर पहले x की वैल्यू जो है वो चेक होनी थी कि x जो है वो 101 के बराबर है या नहीं। तो अभी x के अंदर तो 100 पड़ा हुआ, 100 को जो है वो हम कंपेयर करने की कोशिश करें 101 के साथ, तो अभी जवाब क्या आएगा देखते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक चला है अब, और वहां पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज टेस्टेड फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंटेड। तो जब उसने टेस्ट किया वो जवाब जो है वो बराबर नहीं आया है, इसका मतलब 100 जो है 101 के बराबर नहीं है, इसलिए उसने सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड जो था वो एग्जीक्यूट करवा दिया। इन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला किसी को है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन यहां तक? सर आल्सो एक्सप्लेन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है? जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू का साइन है कि आपने जो है दो चीजों को कंपेयर करना है कि 100 के बराबर है या नहीं, 101 के बराबर है या नहीं। तीसरी जो चीज है ये है आइडेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि ये दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, ये बराबर भी होनी चाहिए, साथ इनकी डेटा टाइप भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इनकी और भी कुछ चीजें होती हैं, डेटा टाइप क्या है, इसका साइज क्या है, तो वो इन सारी चीजों को जो है वो आपस में कंपेयर करता है और एग्जैक्टली इक्वल टू करता है। ठीक है, तो ये चीजें भी, इसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास और कुछ चीजें हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम है, उसको डिस्कस कर लें। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें हैं, इनको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमांड्स हैं, मल्टी लाइन कमांड्स चले, वो थोड़ी सी चीजें हैं उसको डिस्कस कर लें। जैसे अगर बात कर रहे हैं इको करवाओ इसको, मतलब मल्टीपल लाइंस हैं तो वो कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, आप इको को निचली लाइंस में लेके जा सकते हैं, वो उसको सेम एज इट इज जो है वो आउटपुट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद there are times when you need to output quite a lot of text from PHP, and using several echo or print statements would be the time consuming and messy. To overcome this, PHP offers two conveniences. The first is just to put multiple lines between quotes. एज एन एग्जाम्पल 3.6 में वो कह रहा है कि उसने मल्टीपल लाइंस को ये दो कोड्स के दरमियान में जो है वो इनक्लोज कर दिया। ठीक है, और वेरिएबल्स कैन आल्सो बी असाइंड एज इन 3.7। तो 3.7 में उसने क्या किया, वो जो जो भी मल्टीपल लाइन थी उसको उसने किसी वेरिएबल को असाइन किया और देन वो उस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट आउट कर लेगा। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने उसको डायरेक्टली जो है वो इको करवाना है या फिर आपने उस टेक्स्ट को जो कि मल्टीपल लाइंस के अंदर आ रहा है
उसको आपने पहले किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है और देन आपने उसको आउटपुट करवाना है। तो पीएचपी की खूबसूरती ये है कि ये कुछ आसानियां जो है वो हमारे लिए पैदा कर देती है। ठीक है जी, फिर और इसके अलावा हमारे पास ये है कि आपने अगर कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे पाई का कांस्टेंट है, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, रेडियस है, तो आप लोग उसको आसानी से उनको एट द सेम टाइम प्रेसिडेंस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसको उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन उनकी करने के बाद उनको इको भी करवा सकते हैं। जैसे रेडियस को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है ना उसका, जो भी वो चीजें होती हैं, तो ये एट द सेम टाइम जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, ये इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल है। ये सारी की सारी चीजें बैकएंड के ऊपर खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा देख लें। ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, मैं उसमें से एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को अभी दे देता हूँ, उसको जरा परफॉर्म करके देखें। आपने करना ये है कि एक जो है वेरिएबल लेना है मार्क्स के नाम का, उसको कोई वैल्यू असाइन कर लेनी है, लेट्स सपोज 70, 30 या 60 कर लेनी है। और ये लिखना है कि अगर इसके मार्क्स 50 से अबव हैं तो ये इको करवाना है पास, और अगर ये मार्क्स 50 से नीचे हैं, कम है, तो इको करवाना है कि ये फेल है। ठीक है, ये एल्स इफ के जरिए आप लोगों ने ये काम करना है। छोटा सा टास्क है, इसको हम देन अगेन कल को जब डिस्कस करेंगे तो इसको ये देखेंगे कि हम इसके मल्टीपल केसेस कैसे बना सकते हैं। अभी तो दो केस बनाए ना, पास या फिर फेल। कल को हम इसके केसेस ये बना सकते हैं कि जी इनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है नंबर की, कि इतने नंबर है तो इतना ये ग्रेड है, इतने नंबर है तो ये ग्रेड है। उसको हम फिर एलसिफ 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 डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। तो अभी आपने काम ये करना है कि एक वेरिएबल मार्क्स के नाम का बना लें और उसको कोई वैल्यू असाइन कर लें। अगर वो वैल्यू 50 से बड़ी है तो प्रिंट आउट लिखा आ जाए कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन पास्ड। और अगर वो 50 से छोटी वैल्यू एंटर करता है यूजर, तो फिर हम वहां पर लिखेंगे कि सॉरी यू आर फेल। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल करके मुझे दिखाएं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को एंड करते हैं। जल्दी जल्दी कोड जो है वो आप लोग अपना पेस्ट करते जाएं इसके अंदर, कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ। उस्वा ने कुछ किया है, देखते हैं। उस्वा ने ये किया है कि मार्क्स इज इक्वल टू 80 किया, और इफ डॉलर साइन मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो इको करवाओ कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, और एल्स करवा दो सॉरी यू फेल। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी एग्जांपल है। इफ डॉलर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 50 स्टूडेंट पास, और डॉलर साइन एक्स। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है। जीशान ने भी अच्छी कोशिश की है। अच्छा, ये पीएचपी की खूबसूरती ये है, आप लोग इसमें नकल नहीं मार सकते। ठीक है, आपने अपनी लॉजिक लगानी है। काम तो सेम ही है ना जो कर रहे हैं सब लोगों ने। आप अपनी लॉजिक लगा के काम करते हो, कोई और जो है आता है वो अपनी लॉजिक लगाता है और उसके उसके जरिए वो काम करता है। तो बजाय इसके कि नकल मारी जाए, आप लोग अपना काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
60 मार्क्स हैं जी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो इको करवाओ सिंपल पास, और एल्स इको फेल। ठीक है जी, सही है। और जीशान है, उन्होंने भी मार्क्स इज इक्वल टू 50, 85 इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 इको कंग्रेचुलेशंस पास। गुड, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा जी, आखिर पे वही गुजारिश जो कल मैंने की थी आप लोगों से, कि जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स मुझे चाहिए, और आज ही चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोग अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मुझे सेंड कर दें, इनबॉक्स कर दें। जिन्होंने ऑलरेडी अर्निंग की है और पहले कभी स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो एक छोटी सी मेहरबानी ये कर दें कि मुझे रिमाइंड करवा दें कि आपका नाम क्या है, आपका CNIC क्या है, ठीक है, और आपने कितने डॉलर्स की अर्निंग की है। तो आप लोगों का CNIC भी मुझे चाहिए होगा। तो मेरा जो इनबॉक्स है उसके अंदर आप लोग अपना स्क्रीनशॉट, अपना नाम, जो एग्जैक्ट नेम जो रजिस्टर्ड है ई रोजगार के साथ, वो, और उसके साथ साथ आप लोग जो है अपना जो CNIC है वो मुझे साथ लाजमी सेंड करेंगे, ताकि मैं उन सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकूं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, 4-5 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक सो, या शायद ज़्यादा होंगे, मैंने इनबॉक्स चेक नहीं किया। तो आप लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे जिन लोगों ने अभी तक अपनी अर्निंग्स नहीं जो है वो सेंड की, वो लोग अपनी अर्निंग्स लाजमी कोशिश करें कि आज या कल, इस वीकेंड में फाइनलाइज कर दें। मैं इसको कंपाइल करूं ताकि जल्द से जल्द और हम इस रिकॉर्ड को जो है वो हेड ऑफिस को सेंड कर सकें। फेसबुक यूजर इसलिए शो होता है, आप जब मैं पोस्ट करता हूँ ना, ये जो मेरी आप लोगों को पोस्ट नजर आ रही है, उसके अंदर एक लिंक होगा streamyard.com/facebook का। ठीक है, एक कमेंट होता है, तो उसके ऊपर जाके आपको स्ट्रीम यार्ड को जो है वो एक्सेस देनी पड़ती है कि वो आपका नाम जो है वो दिखा सके यहाँ पे। तो इस वजह से आपने वहां पे अभी नाम नहीं लिखा अपना, तो फेसबुक को अपनी कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो फिर आपका नाम भी शो होगा मुझे। राना जीशान हाशिम साहब हैं, उन्होंने कहा है जी $D इज इक्वल टू डेट, डेट का फंक्शन कर दिया उसको। और इफ $D इज इक्वल टू फ्राइडे इको हैव अ नाइस वीकेंड, एल्स हैव अ नाइस डे। वेरी गुड जी, जीशान साहब के लिए भी क्लैपिंग करें, अच्छा काम किया है इन्होंने। और इसी तरह आप लोग कंपैरिजन करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो वीकेंड आ रहा है, फिर दोबारा से वही नसीहतें जो मैं हर वीकेंड पे करता हूँ कि फाइवर को टाइम दें। अब जितनी स्किल्स हैं आपकी सारी की सारी अब फाइवर के ऊपर होनी चाहिए, फ्रीलांसर पे होनी चाहिए। आपका पीपल पर आवर और अपवर्क का अकाउंट रहता है, आज इंशाल्लाह मैं उसकी भी आप लोगों को जो है वो वीडियो दे देता हूँ, उसको देखें और उसके ऊपर भी अकाउंट बनाएं, लेकिन फाइवर को फोकस करें। फाइवर आप लोगों के लिए जन्नत है अभी, और बिल्कुल फ्री के अंदर कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। फ्रीलांसर पैसे मांगता है, अपवर्क पैसे मांगता है, लेकिन अभी फाइबर फ्री है, तो इसको गनीमत जाने और डरे उस दिन से जब फाइबर भी कहे कि बाहर कैसे सेंड करने के मैं पैसे लूंगा। ठीक है, तो इसको जो है जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी आप लोग सीख सकते हैं सीख जाएं। हिरा ने कुछ किया है, मार्क्स इज इक्वल टू 55, पहली लाइन के अंदर सेमी कॉलन नहीं है आपकी। इफ $मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो इको करवाओ कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन पास्ड, और एल्स करवा दो सॉरी यू फेल्ड। तो सॉरी यू फेल्ड के बाद से पहले इको आना था, और उसके बाद फिर सेमी कॉलन भी आना था। तो इस तरह की गलतियां आप जो है वो जो है थोड़ी सी आप कम कर दिया करो। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। और कल को जब हम मंडे को मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, और PHP को और जो पिछली चीज़ें हैं PHP पे मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने वर्डप्रेस को भूल जाना है। वर्डप्रेस को भी साथ साथ लेके चलें, अपनी ई कॉमर्स साइट्स बनाएं, अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाएं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बार बार कह रहा हूँ कि आपकी फ्रीलांसिंग के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी, और इसके ज़रिए आप लोग ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनली लोगों को जो है अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, और प्रोफेशनली लोगों को डील कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ज़रूरी नहीं है फाइबर या फ्रीलांसर पे ही आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ मिलने जाते हैं। आप किसी से कहते हैं मैं आपको ई कॉमर्स की साइट बना दूंगा, तो वो पूछेगा पहले आपसे कि पहले कभी साइट बनाई है आपने। तो कम से कम आपके पास उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। तो अपने पोर्टफोलियोज ही एक जो है वो आखिरी सबूत होता है एक नए फ्रीलांसर के लिए,
नए फ्रीलांसर के पास इसके अलावा और कोई चारा होता नहीं है दिखाने के लिए। तो कम से कम अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर काम करें और इन चीज़ों को जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जाएं और डायरेक्टली क्लाइंट्स को जो है वो पिच करना शुरू करें, ताकि जल्द से जल्द जो है वो आप लोग ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और